हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के। हम देखेंगे हमें किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। हमें फंक्शंस बताने हैं जो फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में परफॉर्म करती है। ठीक है, जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे हमने अलग अलग फंक्शंस देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है, क्या फंक्शंस देखे थे हमने? फर्स्ट हमने ये देखा था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस जीतने के बाद वो अपने सर्टेन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लीड करेंगे। उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टीज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी को टाइम टू टाइम एडवाइस देना, अपोज करना, वो ऑपोजिशन पार्टी का काम है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? शेप करती हैं पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। किस तरीके से शेप करती है? वो इन्फ्लुएंस करती है सर्टेन इश्यूज़ पे, ताकि कॉमन सिटीजन्स एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आएँ और उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करें। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। हम इसका आंसर देखते हैं क्या फंक्शंस हैं। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट, दे कंटेस्ट इलेक्शंस। जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, सेकेंड, दे इंट्रोड्यूस वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द पीपल। ठीक है, ये क्या करेंगे? इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पब्लिश करवाएंगे फॉर द कॉमन पीपल। ठीक है, उसके बाद दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग टू लेजिस्लेट एंड एग्जीक्यूट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब भी हो रहा है उसके बाद ही कोई पर्टिकुलर डिसीजन एग्जीक्यूट होगा, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, दीज पार्टीज व्हेन सक्सेसफुल इन इलेक्शंस फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि जब ये पार्टीज सक्सेसफुल हो जाएंगी, ठीक है, मतलब जब ये पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं इलेक्शंस और जीत गई हैं, ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर पार्टी मेजॉरिटी में आएगी और ये गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, उसके बाद ये गवर्नमेंट रन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, these parties if they lose become the opposition parties and play the role of criticizing the government। जब ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज अगर हार रही हैं, ठीक है, मतलब वो मेजॉरिटी में नहीं आ रही हैं, तो वो पार्टी ये नहीं हार गई तो वो चली गई, नहीं, वो क्या बन जाएंगी? ऑपोजिशन पार्टीज। और ऑपोजिशन पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन क्रिटिसाइजिंग दी गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल पॉलिसीज। वहाँ पे दे आर एक्चुअली एडवाइसिंग। They are actually advising the particular political party to rule like they are saying, or to rule the way by using certain points. Okay, next, the parties mold the public opinions on various issues. They can help them form an opinion and can also influence them to alter their opinion। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज मोल्ड कर रही हैं, शेप कर रही हैं पब्लिक ओपिनियन को अपने हिसाब से। सर्टेन इश्यूज पे लोग उनके हिसाब से इन्फ्लुएंस हो जाएं, या अगर सपोज उन्होंने कोई डिसीजन ले भी लिया तो भी उनके डिसीजन को ऑल्टर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, these parties help the citizens access the government policies and acts। अब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है ना कि गवर्नमेंट मशीनरी जो भी हो रही है उसके बारे में बताना, गवर्नमेंट की क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बारे में बताना, तो ये काम एक पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि डायरेक्टली लोग गवर्नमेंट के पास चल जाएंगे, उनसे पूछने लग जाएंगे हमारे लिए क्या पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं, हमारे लिए क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट मशीनरी किस तरीके से काम करती है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन देंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही देंगे टू द कॉमन
सिटीजन्स। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। हमें अलग अलग चैलेंजेस बताने हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जब गवर्नमेंट रन कर रही है तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, हमने जब चैलेंजेस पढ़े थे तो हमने 4 चैलेंजेस की उस टाइम पे बात करी थी। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज हमने पढ़ा था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जहाँ पे हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव मेंबर्स काउंट नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कुछ ही मेंबर्स हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं, कुछ ही मेंबर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ही मेंबर्स हैं जिनकी कमिटीज़ फॉर्म हो रही है। बाकी के जो मेंबर्स हैं वो अवेयर ही नहीं है उनकी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है। ठीक है, सेकंड हमने देखा था डायनेस्टिक सक्सेशन, एक ही फैमिली मेंबर के काफ़ी सारे लोग डायनेस्टिकली सक्सेस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, भले ही वो एबल हो केपेबल हो उससे मतलब नहीं है, बट एक ही पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स ही एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को काफ़ी सालों तक रूल कर रही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो लीडर केपेबल था तो आने वाला फॉर एग्जाम्पल उसके डॉटर या सन भी उतने केपेबल हो या एनी अदर फैमिली मेम्बर। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड है मनी एंड मसल पावर, जहाँ पे क्या हो रहा है कि रिच कैंडिडेट्स को टिकट दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने मनी पावर से और अपने मसल पावर से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जीत सकें। समझ में आ रहा है, जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो अपना पैसा लगाएं और वो कंटेस्ट करें और फाइनली वो रूलिंग पार्टी बन जाएं। ठीक है, और फोर्थ चैलेंज है मीनिंगफुल चॉइस टू दी वोटर्स, मतलब एक्चुअली वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल रही है टू चूज बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स अलग हैं, उनकी एक दो आइडियोलॉजीज़ अलग हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना काम करने का या उनके जो फंक्शंस हैं, किस तरीके से वो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं वो ज़्यादातर सिमिलर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब उनके इतने ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं देखे जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग एक्चुअली चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने चैलेंजेस पढ़े थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एक बार देखते हैं। There are some challenges that political parties have to face, and they are first, the lack of internal democracy. If there is a concentration of power in the hands of one or only few ministers in the party, it gives space to internal कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर सिर्फ कुछ ही मेंबर्स के पास सारी पावर्स होंगी और बाकी मेंबर्स एक्चुअली अवेयर ही नहीं है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में हो क्या रहा है, तो हमेशा क्या होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन एमर्ज होगी। इंटरनली वो पॉलिटिकल पार्टी वीक होती जाएगी क्योंकि उसमें सारे मेंबर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, और सारे मेंबर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि सबका कंट्रीब्यूशन हो, और ऑब्वियसली वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं तो उन्हें पता तो होना चाहिए उनकी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है। ठीक है, सेकंड, dynastic succession. This has been in the political parties from time immemorial. The leader of the party sets a lineage, and one after another a dynastic succession keeps taking place, which affects the chances of other ministers in the party to gauge an effective position in the party. इस dynastic succession की वजह से क्या हो रहा है, एक particular लीडर एक लिनियज सेट कर रहा है कि मेरे बाद मेरे फैमिली मेंबर्स ही उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लीड करेंगे। इससे क्या हो रहा है, ज़रूरी नहीं है वो सारे मेंबर्स उतने केपेबल हों, ज़रूरी नहीं है उन्हें फंक्शनिंग पता हो कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करती है, और उससे क्या हो रहा है, जो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स हैं, जिन्हें पता है एक पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से लीड किया जाता है और जिनको काफ़ी साल हो गए हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में, उनके चांसेस कम हो जाते हैं और वो एक पोजीशन गैदर नहीं कर पाते हैं इन दी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, थर्ड, money and muscle power. The participation of smaller regional parties is lesser due to the growing prominence of muscle and money power. These powers can mostly be seen during the election period, where rich candidates can gain more votes using both of these. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी एंड मसल पावर की वजह से रिच कैंडिडेट्स
सारी सीट्स एक्वायर कर रहे हैं और वो एक रूलिंग पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस तरीके से होना चाहिए कि वो उसकी फंक्शनिंग आने वाले 5 सालों तक चला सके। ठीक है, तो रिच कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स नहीं देनी चाहिए। ये एक्चुअली देखना चाहिए कि वो केपेबल हैं, और ये भी देखना चाहिए कि कहीं उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ठीक है। फोर्थ, meaningful choice. The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. ये यहाँ पे क्या meaningful choice का मतलब क्या है? मतलब ये है पार्टीज जो है ना वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, ताकि लोग जब पार्टीज को चूज कर रहे हैं तो वो उसमें डिफरेंस तो बता सकें, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी की ये आइडियोलॉजी है, ये पॉलिटिकल पार्टी की ये आइडियोलॉजी है। इस तरीके से ही सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना चाहिए, तब लोगों को एक चॉइस मिलती है टू चूज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत कम हो गए हैं, सबकी मोस्टली सेम आइडियोलॉजी है। ठीक है, एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी and the Conservative Party in Britain is very little. They agree on more fundamental aspects, but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. क्या हो रहा है कि वो सिर्फ इस बात में डिफर कर रहे हैं कि कैसे पॉलिसीज फ्रेम होंगी, कैसे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन किस टाइप की पॉलिसीज आएंगी, किस टाइप के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होंगे, उन सब में उनकी सिमिलैरिटी देखी गई है। तो वहाँ पे सिटीजन्स के पास एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है, वोटर्स चूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस सामने नहीं आ रहा है कि हमें ये समझ में आया अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, in our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. Those who want really different policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same set of leaders keep shifting from one party to another. और अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई लॉ बना रही है वहाँ पे भी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ गया कि वोटर्स को इस तरीके से मीनिंगफुल चॉइस दो, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, आपके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में डिफरेंसेस होने चाहिए, आपकी पॉलिसीज़ किस तरीके से आ रही हैं, आप कौन सी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हो, उनमें डिफरेंस होना चाहिए, तभी वोटर्स चूज कर पाएंगे बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। हमें कुछ रिफॉर्म्स बताने हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से फंक्शन कर सके, क्योंकि हमने चैलेंजेस देखे ना, तो चैलेंजेस के बाद हमें कुछ रिफॉर्म बताने पड़ेंगे। फर्स्ट हमने चैलेंज देखा था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इसका रिफॉर्म ही बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनली पॉलिटिकल पार्टीज में रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, रेगुलर रजिस्टर्स मेंटेन होने चाहिए, सारे मेंबर्स को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमने देखा था डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसमें हम इसका रिफॉर्म बता देते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लीडर कितना एबल है, कितना केपेबल है, उसके बेसिस पे उसको उस पर्टिकुलर पार्टी का लीडर बनाना चाहिए। ठीक है, थर्ड हमने देखा था मनी एंड मसल पावर, जहाँ पे हमने ये देखा था कि रिच कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिल रही हैं, तो वहाँ पे ये देखना चाहिए क्या वो कैंडिडेट केपेबल है या नहीं है। और ये रिच कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स पैसे की वजह से मिल रही है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, स्टेट की फंडिंग होनी चाहिए, ताकि जो पुअर कैंडिडेट्स हैं या जो अदर मेंबर्स हैं जिनको उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनना है, उनको भी फेयर चांस मिले। इसके अलावा क्या होना चाहिए, विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। क्यों, विमेन को रिप्रेजेंटेशन देने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमने चैलेंज में पढ़ा ही नहीं। इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि हम जब बोलते हैं ना कि जब भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है तब उन सबसे पूछा जाता है जो उस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं, तो विमेन भी ऑब्वियसली पार्ट है हमारी कंट्री का, तो वहाँ पे विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मीनिंगफुल चॉइस होना चाहिए टू दी वोटर्स, ताकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे तो वोटर्स इजीली चेक कर पाएंगे। ठीक है,
रिफॉर्म्स देखते हैं. The various reforms that a political party can take are as follows. First, a provision within a political party to tackle internal conflicts. समझ में आ रहा है? इस तरीके के प्रोविजंस होने चाहिए ताकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएं एंड ऑल्सो दे शुड हैव रेगुलर मीटिंग्स. ठीक है. सेकंड, द 1/3 representation in the party should be given to women candidates, जैसा कि मैंने आपको बताया. थर्ड, the parties should not promote candidates having criminal records. ओके अगर आप उस कैंडिडेट को प्रमोट कर रहे हो तो आगे जाके उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है. वो कैंडिडेट्स अपने बेनिफिट के लिए ही उस पर्टिकुलर पार्टी को लीड कर रहा है. ठीक है, तो इसीलिए उनको टिकट्स नहीं देना चाहिए जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो. फोर्थ, state funding during elections should be promoted so that candidates coming from poor backgrounds stand an equal chance to win. जैसा मैंने आपको बताया स्टेट फंडिंग होनी चाहिए ताकि जो कैंडिडेट्स पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको भी पूरा चांस मिले टू विन. और स्टेट फंडिंग किस तरीके से हो सकती है? ये फंड जो है किस तरीके से दिया जा सकता है? इन द फॉर्म ऑफ पेपर, पेट्रोल एक्सेट्रा. अब ये स्टेट फंडिंग किस तरीके से हो सकती है? इन द फॉर्म ऑफ पेपर प्रोवाइड करना, पेट्रोल और एनी अदर थिंग जो भी उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वायरमेंट है टू कंटेस्ट इलेक्शंस. ठीक है. फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. क्वेश्चन अराइज हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली होती क्या है? पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस और उसके बाद जब वो जीत जाते हैं दे आर एक्चुअली रनिंग द गवर्नमेंट बाय लेइंग डाउन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. तो हमें यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है. अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for society with a view to promote the collective good. वहाँ पे वो कुछ policies और programs पे agree करेंगे ताकि वो promote कर सकें एक collective good. ठीक है. फिफ्थ देखते हैं, what are the characteristics of a particular political party. एक political party के क्या characteristics होते हैं? सबसे बड़ी बात होगी वो कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस. सेकेंडली वो ही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आएगी विच इज़ गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल और उनके इंटरेस्ट सेम होंगे ऑन सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. ठीक है. थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. क्या होता है? लीडर, एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स. जब हमने पढ़ा था लीडर ज़रूरी है, एक्टिव मेंबर ज़रूरी है. एक लीडर तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चलाएगा, कुछ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. इसके अलावा थर्ड क्या है? फॉलोअर्स. किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स होंगे तभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी आएगी, तभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी जब कंटेस्ट कर रही है इलेक्शंस तो वो जीत पाएगी. ठीक है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आंसर देखते हैं. The political party has the following characteristics. They have members who share the same interest in policies and programs. Second, they seek to introduce policies which are for the welfare of the citizens. And third, there are 3 components: leaders, active members and followers. आ रहा है समझ में? उनके पास वो members होंगे जिनके same interest होंगे on certain policies and programs. जो भी पॉलिसीज वो लेके आ रहे हैं इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल. एंड थर्ड 3 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ. अभी हम पढ़ के आए जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, होल्ड पावर कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड देन दे आर laying out certain policies and programs. तो वो क्या होता है? एक political party.
देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रगल्स विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। हमें यहाँ पे एक्चुअली पार्टीज को मैच करना है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, भारतीय जनता पार्टी, हमें पता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेफ्ट फ्रंट आइडियोलॉजी, एंड तेलुगु देशम पार्टी, ये एक स्टेट पार्टी है, तो इसका आंसर हो गया स्टेट पार्टी। ओके, तो फर्स्ट का हम लिखेंगे सी, सेकंड का लिखेंगे ए, थर्ड का डी, फोर्थ का बी। तो सी ए डी बी, इस तरीके से हमें उसमें मार्क करना है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का देखेंगे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, भारतीय जनता पार्टी हो गई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट आइडियोलॉजी, एंड तेलुगु देशम पार्टी, ये एक स्टेट बेस्ड और रीजनल बेस्ड पार्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। हमने पॉलिटिकल पार्टीज जब चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ी थी और जो नेशनल पार्टीज हैं वो पढ़ी थी। तो उन नेशनल पार्टीज में हमने फाउंडर पढ़े थे, उनकी आइडियोलॉजी पढ़ी थी। तो यहाँ पे फाउंडर बताने हैं ऑफ बहुजन समाज पार्टी। हमें याद है बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे काशी राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया काशी राम। ओके, नाइन्थ देखते हैं, व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है या किस पर्टिकुलर चीज़ से वो इन्फ्लुएंस है या किस चीज़ को वो प्रमोट करने हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, बहुजन समाज, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म, मॉडर्निटी। भारतीय जनता पार्टी इज एक्चुअली फेवरिंग इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म। इसका मतलब ये हो गया, वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ आना है एंड दे हैव टू वर्क फॉर द कलेक्टिव गुड। तो इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म क्या बोलता है, ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट यूनाइट। must unite and form different ये बेस बना रहा है इंडिविजुअल्स को कि इंडिविजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, उनको यूनाइट होना चाहिए और उनको अलग अलग डिफरेंट सोसाइटल यूनिट्स फॉर्म करने चाहिए। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी है इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म की। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पार्टीज एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। हमें ये सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग दी पीपल। ये बिल्कुल सही है। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनकी प्रीवियस पॉलिसीज़ देख के, प्रोग्राम्स देख के, या ट्रस्ट इश्यूज इसीलिए डेवलप हो जाते हैं क्योंकि कई बार एक्चुअली लोगों को पता नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से फंक्शन कर रही है। ठीक है, सेकेंड, पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लीडर्स, एक्चुअली जो टॉप लीडर्स हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के, उनका नाम आता है कि वो सर्टन स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, करप्शन बेस्ड एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आते हुए देखा है, लीडर्स का नाम आते हुए देखा है, तो ये भी सही है। पार्टीज़ आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट, ये सही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट, बिकॉज अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो एक नॉर्मल सिटीज़न अपने अपने एरिया को तो रन नहीं करेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ रिक्वायर्ड हैं एक पर्टिकुलर कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इस टाइप के जो केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आप देखेंगे। तो हमें यहाँ पे पैसेज पढ़ना है और उसके बाद हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग से बताना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, पढ़ते हैं। मोहम्मद यूनुस इज़ अ फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ बांग्लादेश।
He received several international honors for his efforts to promote economic and social development for the benefit of the poor. He and the Grameen Bank have jointly received the Nobel Peace Prize for the year 2006. In February 2007, he decided to launch a political party and contest in the parliamentary elections. यहाँ पे मोहम्मद यूनुस एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, कहाँ के? बांग्लादेश के। उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑनर्स मिले हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए हैं कि वो प्रमोट कर सकें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ताकि पुअर्स का वहाँ पे बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो उन्हें और ग्रामीण बैंक को जॉइंटली एक नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2006 में। तो उन्होंने क्या सोचा, अब ये तो हो गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ। 2007 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता हूँ और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी और वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इन इशूज़ पे ही काम करेगी। इनका बेसिक आइडियोलॉजी ये था कि इन्हें ऐसी पॉलिटिकल पार्टी लेके आनी थी। ठीक है, His objective was to foster proper leadership, good governance, and build a new Bangladesh. He felt that only a political party different from the traditional ones would bring about new political culture. His party would be democratic from the grassroots level. और उनके हिसाब से वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। उन्होंने बोला मेरी पार्टी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल शुरू हो रही है, तब से ही मैं डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ। और ये पार्टी क्यों लेके आना चाहते थे? इन्हें लग रहा था ट्रेडिशनल पार्टी से थोड़ी अलग पार्टी होनी चाहिए जो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बात करे और एक न्यू बांग्लादेश फॉर्म कर सके। ठीक है, द लॉन्चिंग ऑफ द न्यू पार्टी कॉल्ड नागरिक शक्ति has caused a stir among the Bangladeshis. While many welcomed his decision, some did not like it. Now, I think Bangladesh will have a chance to choose between good and bad and eventually have a good government, said Shadul Islam, a government official. लेकिन अब एक्चुअली ये सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं होगी ना कि आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी, एक नई आइडियोलॉजी इसके साथ लॉन्च करें, ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ लोगों ने तो इस बात को वेलकम किया, बट कुछ लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि एक नोबेल पीस प्राइज़ उन्होंने जो पहले वेलफेयर किए हैं फॉर द पुअर पीपल उनके लिए लिया था, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को चला सकें। समझ में आ रहा है? तो काफ़ी सारे लोग इस बात के अगेंस्ट भी थे। That government, we hope, would not only keep itself away from corruption, but also make fighting corruption and black money a top priority. But leaders of traditional political parties who dominated the country's politics for decades were apprehensive. Actually ये माना जा रहा था अगर ये नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई ना तो क्या होगा, करप्शन इश्यूज से भी डील हो सकता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टी के जो लीडर्स थे, जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग पार्टीज के जो लीडर्स थे, वो इस बात से खुश नहीं थे। There was no debate over him winning the Nobel, but politics is different, very challenging and often controversial, said a senior leader of the Bangladesh Nationalist Party. Some others were highly critical. They asked why he was rushing into politics. Is he being planted in politics by mentors from outside the country? Asked one political observer. तो काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन था कि ठीक है, आपने कुछ वेलफेयर किए हैं, आप आगे भी लोगों का वेलफेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्यों है आपको एक पॉलिटिकल पार्टी ही फॉर्म करनी है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको पॉलिटिकल पार्टी में लॉन्च करना है? क्या ऐसा कुछ है या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हो? ज़रूरी क्यों है? आप वेलफेयर पॉलिटिकल पार्टी बिना फॉर्म करे भी कर सकते हो। तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये बात पूछ रहे थे। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर पैसेज है जो हमने पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, वो समझते हैं। वो क्वेश्चंस क्या स्टेट करते हैं? डू यू थिंक यूनुस मेड अ राइट डिसीजन टू फ्लोट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी? क्या आपको लगता है यूनुस ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का? बिल्कुल लगता है। वो इसीलिए क्योंकि वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी ट्रेडिशनल पार्टी से अलग होती और वो इन इश्यूज़ पे बात करती, इन इश्यूज़ से डील करती और करप्शन इश्यूज भी धीरे धीरे इसकी वजह से रिजॉल्व हो जाते। ठीक है, येस, ही मेड अ राइट डिसीजन टू फ्लोट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट एंड फियर्स एक्सप्रेस्ड बाय वेरियस पीपल? अब अलग अलग लोगों के अलग अलग फियर्स थे, अलग अलग स्टेटमेंट थे. कुछ लोगों का था नोबेल पीस प्राइज जीता तो वो वेलफेयर आउटसाइड द पॉलिटिकल पार्टी भी कर सकता है. कुछ को ये है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करके भी काम हो सकता है. ठीक है. I did not agree with the fear expressed by various people about his political party because winning Nobel Prize is a different thing and working as an activist of political party is a different thing. Nobel Prize उन्होंने वेलफेयर किया है उससे मिला है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने का तरीका भी अलग होगा. ठीक है. एक एक्टिविस्ट की तरह काम करने का तरीका भी होगा. तो इन स्टेटमेंट और फियर्स से हम अग्री नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक want this new party organized to make it different from other parties? हमें लगता है क्या कि ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो सकते हैं? अब एक्चुअली जो करप्शन फ्री लोग हैं वो तो बहुत खुश होंगे कि अच्छा एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो रही है. ठीक है. लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, करप्ट्स हैं, जिन्हें इन करप्ट प्रैक्टिसेस से फ़ायदा मिल रहा है, वो इस पर्टिकुलर डिसीजन से कभी खुश नहीं होंगे कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, नए इशूज़ रेज हो रहे हैं. ठीक है. It is usual that people have always different views of their own. Corrupt free people will accept such steps while the bureaucrats and those who earn profit through corrupt practices will certainly criticize this. Actually corrupt free people तो accept करेंगे, appreciate करेंगे, अच्छा एक नई पार्टी आ रही है, मतलब अब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, करप्शन फ्री सोसाइटी होगी और नए इश्यूज़ पे बात की जाएगी. लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एक्चुअली रिच पीपल हैं, रिच क्लासेस हैं, या वो क्लासेस जिन्हें इन करप्ट प्रैक्टिसेस से फ़ायदा मिल रहा है, वो कभी इन बातों पे अग्री नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ यू वर द वन टू बिगिन दिस पॉलिटिकल पार्टी, हाउ वुड यू डिफेंड इट? अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपको ये पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करनी है तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे डिफेंड करोगे? सबसे पहले जब भी हम कोई नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, हमें लोगों से जाके बात करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए. लोगों को अपने इश्यूज़ के बारे में बताओ, अपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के बारे में बताओ. समझ में आएगा लोगों को तो लोग आपकी कमिटीज़ ज्वाइन करेंगे, मीटिंग्स ज्वाइन करेंगे और उससे आपकी पॉलिटिकल पार्टी को सक्सेस मिल सकती है. ठीक है. If I was one of them to begin this political party, I would try to develop direct interaction with the people living in the countryside and in towns. Regular meetings of the party members, seminars, workshops, etc. would have been adopted to win the confidence of the people. समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन पढ़ा था ना, पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन. तो यहाँ पे अगर रेगुलर मीटिंग्स होंगी, सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, तो एक्चुअली लोगों का माइंड ऑल्टर कर सकते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारे ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस अभी कंप्लीट होते हैं. आप सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना, इनकी प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर क्लियरली पढ़िए ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकें. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे. थैंक यू.